हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का पार्ट नंबर 53 में हिंदी भाषा ज्ञान का यह क्लास रहने वाला है। सीटेट 2019 का यह ऑफिशियल पेपर को डिस्कस करूंगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी एक लाइक जरूर दें, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, अदरवाइज लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना है। आज शाम का जो क्लास होगा उसमें आज कोशिश करता हूँ कंप्यूटर क्लास आपको देता हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 53। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना। प्रत्यय दो तरह का होता है, कृदंत प्रत्यय होता है और तद्धित प्रत्यय होता है। तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। ध्यान रखिए, क्रिया या फिर धातु किसी के अंत में जुड़ता है और नए शब्द का निर्माण किया जाता है। कृदंत प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, जबकि जो तद्धित प्रत्यय होता है, जो कि प्रत्यय का दूसरा प्रकार है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं और उस तरह से नए शब्दों का निर्माण होता है। प्रत्यय धातु के बाद में लगता है, ये सब याद रखिएगा, और उपसर्ग जो है धातु के पहले लगता है। छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ देते हैं हिंदी में, बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मजा आ जाएगा देख के। पता रहता है तो ठीक है, नहीं पता रहता है तो टफ तो लगेगा ही। जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? वैज्ञानिक, व्याकरण, वहुज्ञ या फिर शास्त्रज्ञ। सही आंसर इसका व्याकरण होगा। अब ध्यान दीजिएगा, वह आधा नहीं है। जैसे व्याकरण आप लोग लिखते हैं तो इसको आधा वह लिखते हैं, वह संयुक्त लिखा जाता है, जबकि व्याकरण में ऐसा कुछ नहीं है, पूरा वह होना चाहिए ना। वैज्ञानिक जो विज्ञान जानता हो, ओके, या विज्ञान का विशेषज्ञ हो, जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ बोला जाता है, जो शास्त्र जानता हो उसको शास्त्रज्ञ के नाम से जाना जाता है। ओके, तो सारा यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। सही आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से कुछ पत्रिका है। समन्वय पत्रिका इंपॉर्टेंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा 1922 से 23 के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था। ओके, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि आंसर था 1903 में। कवि बचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र 1868 में। बंगवासी बाल मुकुंद गुप्त 1893 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक कहानी है अंधेरी नगरी, चौपट राजा, ये तो याद है ना, तो इन्हीं का है अंधेरी नगरी। आंसर इसका बी। और बाकी जो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, वह काफी इंपॉर्टेंट है ना, 1826 में शुरू किया गया था जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा का पहला था। चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात किया जा रहा है। इसको किस में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। कितने भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जरा बताइए, देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त को, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है? चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नहीं है। मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसको हरिवंश के नाम से भी जाना जाता है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, जिसको राष्ट्रकवि के नाम से भी जानते हैं। आंसर इसका सुमित्रानंदन पंत होगा। मैं पहले भी डिस्कस किया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा के लिए मिल चुका है। किनको मिला है? सुमित्रानंदन पंत को मिला है। कब मिला था? 1968 में मिला था। ये भी मैं डिस्कस किया था कि 1965 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको स्टेब्लिश किया गया था। पहला टाइम जो मिला था वो मिला था आपको जी शंकर कुरूप जी को। तो वह जो है मलयालम भाषा के थे, और पहली महिला जो थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह थी आपकी आशा पूर्णा देवी, और ये बंगाली के राइटर थे। लेकिन हिंदी भाषा का जो पहला आया ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में आया, और ये लिए सुमित्रानंदन पंत। अब इनको मिला था चिदंबरा के लिए, वो बताया था, और गलती करके ही बताया था कि गलती मत कीजिएगा, चितकोबरा जो है से इनका बुक नहीं है। किनका है ये बताइए, ओके ना, तो इसको समझ लीजिएगा। ये है हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन है कि ज्ञानपीट पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? आंसर देने में अगर लाज लगता है तो कोई बात नहीं है, आप लोग आंसर जाके सर्च कर लिया कीजिए या फिर देख लिया कीजिए। महान शब्द में त्व प्रत्यय लगने के बाद कौन सा शब्द बनेगा? महनीय, महता, महत्व या फिर महती। महान शब्द में त्व प्रत्यय लगने के बाद महत्व बनेगा। और कुछ शब्द देख लिया जाए कि महान में अगर ईय प्रत्यय लगता है, ध्यान दीजिए, बड़ी ईय प्रत्यय लगे तो महनीय बनेगा। महान में जब त्व प्रत्यय लगेगा तो महता बन जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द यह है। और महती में बड़ी ई अगर प्रत्यय लगता है तो यह महती बनेगा। आंसर इसका सी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या कहा है? विजोपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या फिर चारण काल। 8वीं से लेकर हिंदी साहित्य का जो 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच का जो काल था उसको आदिकाल के नाम से संबोधित किया गया है। किनके द्वारा किया गया? दिमाग में थोड़ा जोर डालिए, आंसर आपको तुरंत देता हूँ। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं वह जो आदिकाल है उसको विजोपन काल से संबोधित किए हैं। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का काल। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच जो हिंदी साहित्य का काल है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका आदिकाल हो गया। आदिकाल जो टर्म कॉइन किया गया था वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे महावीर और हजारी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टर्म कॉइन किया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। एग्जाम में जाते हैं तो आप लोग हजारी और महावीर में आपको गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद द्विवेदी दोनों के लास्ट में है, इसीलिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को जो है विजोपन काल बोले हैं, जबकि जो टर्म एक तरह से बोल सकते हैं आदिकाल जो कॉइन किया गया था
वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया है। बाकी अलग अलग जो कवि देखने को मिलेंगे वह इस आदिकाल को अलग अलग नाम से संबोधित किए हैं, जैसे कि वीरगाथा काल कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, चारण काल बोला गया है राम कुमार वर्मा जी के द्वारा, प्रारंभिक काल के नाम से संबोधित किया गया है वित्र बंधुओं के द्वारा, और सिद्ध सामंत काल के नाम से संबोधित किया गया है राहुल संकृत्यायन के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच के टाइम पीरियड क्या कहते हैं, तो इसको आदिकाल कहते हैं। आदिकाल किसके द्वारा कहा गया है 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच के साहित्य काल को, तो आंसर होना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अलग अलग जो कवि हैं यह आदिकाल को किस किस नाम से संबोधित किए हैं आपको पता होना चाहिए। सारा डिस्कस देख लीजिएगा अच्छे से। हिंदी किस भाषा का शब्द है, संस्कृत, फारसी, हिंदी या फिर अरबिक। हिंदी जो है वह फारसी भाषा का यह शब्द देखने को मिलेगा। जो उर्दू आप लोग सब देखते हैं, उर्दू यह जो है से आपको उर्दू या तुर्की भाषा का शब्द है। मुझे चाहिए कि जो नमाज आप लोग देखते हैं वह किस भाषा का शब्द है, ये बताइए कि नमाज जो है से किस भाषा का शब्द देखने को मिलेगा। नुक्ता यहाँ पे लगता है, यहाँ नहीं, नुक्ता जस्ट नीचे लगता है। तो आंसर इसका बी हो गया। नमाज किस भाषा का शब्द बताइए, उर्दू बता दिया, तुर्की भाषा का, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, और मुहावरा अरबिक शब्द है ना। निम्न में से कौन सा तत्सम है, तो कौन सा तत्सम है या कौन सा शब्द तत्सम है, आंख, पांव, गांव या फिर गृह। आंसर इसका डी हो जाएगा, यही तत्सम देखने को मिलेगा। गृह का मतलब होता है घर। ओके, अब यह तत्सम है, बाकी तद्भव है घर। ओके, देख लीजिए यहाँ से सारा चीज लिखा हुआ है। अक्षी मतलब होता है आंख, पाद मतलब पांव, और ग्राम मतलब गांव, यानी कि इधर वाला पार्ट जो है वह तत्सम है। ओके, तत्सम, और इधर जो है तद्भव है ना, इसको देख लीजिएगा। तद्भव मतलब तत्सम से जो बना है, संस्कृत से जो बना है, बदलने के बाद आंसर इसका डी हो गया। गृह जो है यह एक तत्सम था, बाकी सारे शब्द यहाँ पे तद्भव हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और हाँ, पाँव से याद आया, एक मुहावरा याद रख लीजिएगा, पौ फटना ना, पौ फटना, इसका मतलब क्या होता है, पौ फटना मतलब होता है भोर हो जाना, सवेरा हो जाना। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, सरस्वती का पर्यायवाची पूछा गया है। वीणा पानी, भारती, वाग्देवी या फिर जाह्नवी। देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। जाह्नवी मतलब गंगा होता है ना, जाह्नवी मतलब गंगा बोलिए, सुर सरिता बोला जाए, मंदाकिनी, भागीरथी, सब इसके पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेंगे। जाह्नवी इसका नहीं था। सरस्वती का पर्यायवाची वीणा पानी, भारती और वाग्देवी हो सकता है। मैं हम 2 बार क्यों लिख दिया है, मैं हम जो है मैं तुम होना चाहिए था यहाँ पे, इसको वीडियो थोड़ा सही करना पड़ेगा। मैं तुम हम आदि जो शब्द है वह किस तरह का सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक। यह जो है से डी होगा इसका ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में पर्सनल प्रोनाउन इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, अगर आपको इंग्लिश में समझाए तो पर्सनल प्रोनाउन, जो कि किसी पर्सन के लिए यूज होता है। पुरुष का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ मेल जो है से पर्सन के लिए यूज किया जाना है। यह पुरुष का मतलब होता है किसी भी आदमी के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो सर्वनाम जो है पर्सन के लिए यूज होता है उसको आप लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग गाय को तो नहीं बोलिएगा कि ओके आप बोलिएगा कि आप आइए इधर तो ये सब यूज नहीं करते हम लोग। अब सर्वनाम को एक नज़र में देख लीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम देख लीजिएगा, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। मैं, हम लोग, ये सब उत्तम पुरुष में आता है। उसके बाद तुम, तू, तुम, आप, तुम लोग जो है ये सब मध्यम पुरुष में आएगा। ए, यह, वह, वे, ये लोग जो है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, याद है ना। निश्चय में होता है कि कोई चीज़ जो निश्चित है, जैसे यह है, ए है, दूरवर्ती के लिए वह और वे यूज कर सकते हैं। अनिश्चय में जिससे ना अनिश्चित चीज़ का जो है से आपको अनिश्चित चीज़ के बारे में बात करता है, जैसे कोई या कुछ, जैसे दरवाजे पे कोई खड़ा है, यहाँ पे अनिश्चय है। ओके, उसके संबंध में आपको जो या सो के बारे में बात करेगा ना, जिससे रिलेशन को बारे में बात करता है। उसके बाद प्रश्नवाचक में प्रश्न करेगा कौन है, उसके बाद कौन होता है मेनली, और फिर क्या, ये सब कुछ शब्द यूज होता है। निजवाचक में आप होता है, आप लोग पढ़े ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो उसको निज समझ लीजिएगा, जो अपने आप पर उसका इफेक्ट, जैसे मैं यह काम स्वयं करूंगा, ओके, या फिर मैं अपने आप करूंगा, तो अपने या आप जो होता है ना, ये सब आपको निजवाचक में देखने को मिलेगा। तो इसको देख लीजिएगा। जैसे कौन महाप्राण व्यंजन है, क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, थ, फ, ग, ज, ड, द, ब या फिर रियर, लव। इसको देख लीजिए, कौन होना चाहिए यहाँ पे। आंसर इसका बी हो जाएगा। जो महाप्राण और ऑल प्राण का जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखिएगा। महाप्राण होता है ना से इवन नंबर होता है। आप लोग 1 पढ़ते होंगे, क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें टोटल 5 वर्ण आता है। ओके, और अंतिम वर्ण को 5वां अक्षर बोला जाता है। तो दूसरा और चौथा यानी कि जो इवन नंबर पे आता है ना, इवन प्लेस पे, उसको महाप्राण बोलते हैं। और अल प्राण बोला जाता है 1, 3, 5 को, यानी कि अगर पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है तो उसको अल प्राण बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अल मतलब कम होता है, थोड़ा, तो यानी कि 1 एक थोड़ा नंबर है, यानी कि छोटा नंबर, इस तरह से याद रख सकते हैं कि थोड़ा से स्टार्ट होगा तो 1 से तो अल्प है वह।
ओके ना। तो 135 ऑड नंबर चले जाइएगा, वो अल्पप्राण हो जाएगा, और महाप्राण में इवन नंबर यानी कि 2000 जो बचेगा उसको हो जाता है आपका महाप्राण। बाकी एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहूँगा, आंसर तो मिल चुका है, 20 को देख लीजिएगा। जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा उसको अघोष के नाम से जानते हैं, अघोष। इसको भी रट लीजिएगा, अघोष इस तरह से अल्प लगाया था ना 1 से लेकर, तो इसको भी अल्प में अघोष है। ओके, और उसके बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा जो पांचवा वर्ण होगा किसी भी वर्ग का, वह जो होता है वह सघोष या जिसको घोष के नाम से भी जाना जाता है वही होगा ना। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन इससे भी आते हैं भर भर के, डायरेक्ट छाटने के लिए दे देते हैं कि बताइए कि ट जो है किस तरह का है, घोष है कि अघोष है या फिर अल्पप्राण है कि महाप्राण है, तो आपको ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। तो देखिए, अगर हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो 3 चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए। सबसे पहला तो वर्ण बोलूँगा, उसके बाद संधि और समास, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ग्रामर तो भूल जाइए। 3 चीज़ एकदम अच्छे से पता होना चाहिए हिंदी में, वर्ण, संधि और समास। वर्ण पता नहीं रहेगा तो संधि तो भूल जाइए कि होगा ही होगा, और समास तो होना ही चाहिए। ये 3 से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो 3 चीज़ कम से कम कमेंट होना चाहिए ग्रामर में, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि तो सबसे टॉप लगेगा आपको संधि पढ़ने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। जब प्रथम पद संख्यावाची हो और द्वितीय पद संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो देखिए, प्रथम पद संख्यावाची, क्वेश्चन देखिए घुमा कैसे पूछ देते हैं कि प्रथम पद संख्यावाची है, द्वितीय पद क्या होगा? द्वितीय पद संज्ञा है, तो क्या होगा? तो वह द्विगु समास होता है। जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पे पंचवटी, बोलो क्या बोलो? पंचवटी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, पंच क्या है? 5 है, तो ये संख्या यानी कि नंबर है, और वटी जो यहाँ पे है ना संज्ञा है, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये संख्या है, अब ये संज्ञा है, तो यह प्रथम पद संख्यावाची है ना, तो यहाँ पे यह विशेषण जैसा कार्य करता है, इसको ध्यान रखिएगा। और विशेषण जो है संज्ञा के बारे में कुछ बताता है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए पहले इसको आता है हिंदी में ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो संज्ञा है या विशेषण है, तो पहला पद संख्यावाची पंच और वटी संज्ञा है दूसरा शब्द, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि तो बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ आप लोग को, अगर रेगुलर होंगे तो। सूर्योदय में कौन सा समास है? कर्मधारय बहुब्रीहि तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव, बताया जाए। देखते हैं, थोड़ा पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, तो देखते हैं कि किसको पता है कि सूर्योदय में कौन सा समास आ रहा है, याद आपको पड़ रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे ना सूर्योदय, सूर्य का उदय, इसका संधि समास वगैरह क्या होगा? सूर्य का उदय। काके के किस में आता है? ऑब्वियस बात है, संबंध में आता है, संबंध कारक है यहाँ पे सूर्य का उदय, तो संबंध तत्पुरुष हो गया, तो तत्पुरुष क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा, संबंध तत्पुरुष, आंसर सी हो गया। और बाकी सूर्योदय में संधि भी है, सूर्य जोड़ उदय, देखिए इसको थोड़ा सा, सूर्य प्लस उदय, यू बन जाएगा सूर्योदय, सूर्य। यहाँ पे अ प्लस उ, अ प्लस उ मिलकर और सूर्यो, ओ बन गया, यहाँ पे गुण संधि होगा ना, इसको देख लीजिएगा। सूर्योदय में संधि भी है, समास भी है, सूर्य उदय, सूर्योदय, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा, सूर्य का उदय संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसे कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है, शुद्ध नहीं। गधा क्यों रेंगता है? चुनाव 1 चरण में संपन्न होगा अभी आपका। मैं सोमवार के दिन आपके गांव आऊंगा, वह उसके गांव से आज ही आया। मैं सोमवार के दिन आपके गांव आऊंगा, यह वाक्य जो है अशुद्ध है। क्यों? सोमवार एक खुद दिन है, इसके लिए के दिन यूज करना क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यक है इसके लिए? तो सोमवार के दिन आपके गांव आऊंगा नहीं, मैं सोमवार को आपके गांव आऊंगा। यहाँ पे के दिन जो है सुपरफ्लूअस यानी कि आवश्यकता से अधिक यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसको आप लोग को नहीं यूज करना है। ओके, चलिए, तो आंसर हो गया इसका सी, मैं सोमवार को आपके गाँव आऊँगा, के दिन ऐसा शब्द यूज नहीं करना है। बाकी सारा जो सेंटेंस है, वाक्य है, वह शुद्ध है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि शुद्ध शब्द का है चयन करना है, टोटल जी यानी कि G7 हो गया। तो 7 है, तो 7 में से एक शब्द शुद्ध है, बाकी सारा का सारा गलत है। कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? पहचाना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, नहीं? आगामी लिखा हुआ है, आशीर्वाद लिखा हुआ है, उसके बाद कवित्री लिखा हुआ है, गुरु लिखा हुआ है, तत्कालिक लिखा हुआ है, दांत लिखा हुआ, कंगना लिखा हुआ है। इसमें एक ही वर्ड सही है और वह है अंतिम, कंगना शब्द ही सही है, बाकी जो है सारा का सारा शब्द अशुद्ध है। फिर शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए क्या होगा, अगामी नहीं होता है, आगामी होता है। उसके बाद आशीर्वाद में यहाँ पे व पर लगता है, वहाँ पे रेप, र वाला रेप, स पे नहीं लगता है। मैं आपको बताया था कि कहीं भी र, जैसे मुर्गी मैं लिखूँ, क्या लिखूँ? मुर्गी। अभी नहीं खाना है ना, अभी पूजा पाठ चल रहा है पाप नहीं करना है। तो जहाँ पे र पड़ता है, जिस दोनों वर्ण के बीच में अगर र आता है तो अगले शब्द पर आपको ना रेप देना होता है, तो मुर्गी ऐसे लिखाता है, याद आ रहा है ना? चाहे मुर्गा भी,
और भी कुछ बोल सकते हैं जो मन में आता है मैं बोल देता हूँ। आशीर्वाद इस तरह से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कवित्री, तो ये भी जो है सीटेट का ऑफिसर पेपर में पूछा जा चुका है, इसको देख लीजिएगा। कवित्री, तो कवित्री में कवित्री नहीं होता है, क इत्री होता है। य में छोटी ही लगता है और त्र में बड़ी ही लगता है। ये सारा पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है। गुरु में देखिए र में जो यहाँ से र होता है उसमें बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे छोटी ऊ होता है ना, तो गुरु में, तो देख लीजिएगा ये सही रूप है। तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। और दांत में चंद्र बिंदु लगता है। चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुस्वार या फिर अनुनासिक। इसको अनुनासिक के नाम से जाना जाता है ना, अनुनासिक चंद्र बिंदु को, और सिर बिंदु को अनुस्वार। आंसर इसका जी हो गया। कंगना बिल्कुल सही शब्द है। तो क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी लाइक तो जरूर करना है आप लोगों को, सब छोड़ना नहीं है। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। बाकी देखते हैं, आज कंप्यूटर क्लास आपको देते हैं, तो शाम तक वेट कीजिएगा, मिल जाएगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।